हेलो, नमस्कार। मैं हरनाथ सिंह देवना, इंटर कॉलेज कुराबली मैनपुरी। मेरा जो टॉपिक चल रहा था कक्षा 11 में ठोसों के यांत्रिक गुण, जिसमें हम प्रत्यास्थता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। अभी तक पढ़ा हमने प्रत्यास्थता, अप्रत्यास्थता और प्रतिबल, विकृति, हुक का नियम पढ़ा। और हुक के नियम के अनुसार 3 तरह की प्रत्यास्थाएं पढ़ी, जिसमें पहली थी यंग प्रत्यास्था, दूसरी थी आयतनात्मक प्रत्यास्था और तीसरी थी दृढ़ता गुणांक। और उसमें हमने आपको संख्यात्मक प्रश्न भी कराए। आज जो हमारा टॉपिक है, पहले तो हम प्रतिबल और विकृति, प्रतिबल और विकृति में जो ग्राफ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरी हमारी चर्चा होगी कि ठोसों में प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होती है। जब हम किसी छड़ को खींचते हैं तो खींचने में उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके संख्यात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अंत में हम आते हैं कि अगर हम किसी छड़ को गर्म करते हैं, अगर हमने किसी छड़ है, ये जैसे ये छड़ है, छड़ को हमने गर्म किया तो क्या हुआ, ये दोनों तरफ बल आरोपित करेगी और उस बल के लिए क्या सूत्र होगा यंग प्रत्यास्थता के पदों में। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिबल विकृति वक्र। हमने देखा है, देखिए एक्स अक्ष पर हमने विकृति को लिया हुआ है और वाई अक्ष पर प्रतिबल को लिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं, आपने देखा होगा इस पूरे वक्र को कई भागों में बांटा गया है। एक भाग है हमारा ओ से ए, ओ से ए, एक भाग है ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी और डी से ई तक। इस तरह से भागों में बांटा हुआ है। इन प्रत्येक भाग का अर्थ अलग अलग है। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, ओ से ए तक, ओ से जो ए तक का भाग है वो एक सीधी रेखा है, अर्थात यहां पर हुक का नियम लागू होता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि प्रतिबल है वो विकृति के अनुपाती है। उसके बाद ए से जो बी तक का भाग है, इसमें प्रतिबल विकृति के अनुपाती नहीं है, लेकिन यहां पर बी तक अगर हम विरूपक बल को हटा लेते हैं तो वस्तु अपने पुराने आकार को प्राप्त कर लेती है। इस तरह से ओ से लेकर के बी तक का जो भाग है ये प्रत्यास्था भाग है, इसमें वस्तु अपने पुराने आकार में प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब हम बी से सी तक जाते हैं तब भी आप देखेंगे जो प्रतिबल है वो विकृति के अनुपाती नहीं है और यहाँ पर प्रत्यास्था का गुण नहीं होता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है प्लास्टिकता। जब हम बिंदु सी तक आ जाते हैं और सी के बाद हम जब बल को हटाते हैं, तो बल को हटा लेते हैं तो उसमें जो हमारा तार होता है उसमें कुछ खिंचाव पैदा हो जाता है, अर्थात उसके अंदर प्लास्टिकता आ जाती है। लेकिन जब हम सी से डी तक जाते हैं, सी से डी वाले भाग में हम जब जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कम प्रतिबल पर भी विकृति बहुत ज़्यादा आ जाती है, एकदम उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है। तो ये हमारा जो डी बिंदु है वो भंजक बिंदु कहलाता है, और उस भंजक बिंदु के बाद जो ई बिंदु है वो भंजक बिंदु कहलाता है, और वो भंजक की अधिकतम सीमा है। उसमें भी क्या होता है कि इसके बाद डी के बाद अगर हम बल को कम भी कर दें, प्रतिबल को कम भी कर दें, तब भी उसमें लगातार खिंचाव पैदा होता रहता है। तो ये जो चैप्टर था वो हमारा प्रत्यास्थता की सीमा तक था, जो हमने आपको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बताया, आपको दृढ़ता गुणांक बताया और यंग प्रत्यास्थता गुणांक बताया, वो केवल ओ से ए के भाग में परिभाषित था। तो इस तरह से हमने प्रतिबल विकृति वक्र से हमने बहुत सारी जानकारियां ली, और इसमें हमने ये देखा कि किस रीजन में हमारा हुक का नियम लागू होता है, किस रीजन में हमारा हुक का नियम नहीं लागू होता है। तो मैंने आपको सामने इससे जो हमारे रिजल्ट हैं वो भी हमने आपको दिखा दिए, हमने आपको चित्र भी बना के दिखा दिया, और मैं उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं आता हूं प्रत्यास्था ऊर्जा। जब हम किसी तार को खींचते हैं तो प्रत्यास्थ, उसके अंदर ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा आ जाती है। तो देखिए किसी छड़ की तुलना हम एक स्प्रिंग से करते हैं। देखिए कैसे, एक ये छड़ है, इसकी प्रारंभिक लंबाई L, और जब हमने इसको खींचा विरूपक बल से तो इसकी लंबाई में x परिवर्तन हुआ, x परिवर्तन। ठीक उसी तरीके से ये सिरा स्थिर है,
ठीक इसी तरीके से जैसे ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को प्रारंभिक लंबाई इसकी L है और इसको हमने खींचा, x दूरी से। तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो संचित ऊर्जा होगी स्प्रिंग में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा वो होगी U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां के स्प्रिंग बल नियतांक है, बल नियतांक। और इसको हम ये भी लिखते हैं F इक्वल टू के एक्स। ये हमारे रिजल्ट है यहां पर इस तरह से। और ये भी निश्चित है कि F समानुपाती x के होगा। अब यही चीज हम यहां पे देखते हैं। इसमें हमारा क्या है, यहां पे इसका यंग प्रत्यास्थ गुणांक बाई है। जब हम इसको खींचते हैं तो हमने ये सूत्र पढ़ा था बाई इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन एक्स। ये क्या है, ए क्या है, इसका परिचित क्षेत्रफल है, परिचित क्षेत्रफल। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू बाई ए एक्स अपॉन एल। तो अगर हम इस सूत्र को तुलना करें, इस सूत्र की तुलना करें, 2 और 3 की तुलना करें, तो ये क्या है, ये हमारा इस क्षण का बल नियतांक है, क्षण का बल नियतांक का बल नियतांक बराबर बाई ए अपॉन एल। जब हमने देखिए दोनों में समानता है, जब हम इसको खींचेंगे x दूरी से या स्प्रिंग को खींचेंगे तो इसमें ऊर्जा संचित होगी। ठीक उसी तरह से इसके अंदर ऊर्जा जो संचित होगी उसको हम कहेंगे प्रत्यास्थ ऊर्जा। तो क्षण में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा U बराबर 1/2 k की जगह आ जाएगा बाई ए अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर जूल। अब देखिए ये ऊर्जा आई, इसको हम विभिन्न रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं। U इज इक्वल टू 1/2। बाई को हम क्या लिख सकते हैं, बाई को हम लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन एक्स इंटू ए अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये देखेंगे आप इसमें ए से ए कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो सूत्र आ गया 1/2 एफ इंटू एक्स, एक एक्स इससे कैंसिल हो गया, जूल। अब ये इसको ये क्या हुआ, इसको तार को खींचने में किया गया कार्य, वही इसकी प्रत्यास्थ ऊर्जा होगी। अब अगर हम इसमें इसके आयतन का भाग देते हैं तो प्रति एकांक प्रत्यास्थ ऊर्जा U डैश बराबर U अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 1/2 एफ एक्स अपॉन ए इंटू एल। इसका मात्रक होगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। तो ये क्या होगी, ये होगी हमारी प्रतिबल, ये हो गई विकृति। तो U डैश बराबर 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। इसको हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक के पदों में भी लिख सकते हैं,
जूल प्रति मीटर क्यूब। इसको यंग प्रत्यास्थता गुणांक के पदों में कैसे लिखा जा सकता है? U डैश बराबर, यहां लिख सकते हैं U डैश बराबर 1/2, इसको हम लिख लेते हैं, प्रतिबल को हम लिख लेते हैं बाई अपॉन विकृति, बाई अपॉन विकृति इंटू प्रतिबल, बाई अपॉन विकृति इंटू विकृति का होल स्क्वायर। एक चीज यहां पे थोड़ी सी क्लियर हो रही है, U अपॉन ए प्रतिबल इंटू विकृति, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू, हाँ ये यहां पे प्रतिबल बराबर होगा, प्रतिबल बराबर होगा बाई इंटू विकृति इंटू विकृति, तो U डैश बराबर 1/2 इंटू बाई इंटू विकृति का स्क्वायर, विकृति का स्क्वायर। इसका मात्रक वही होगा जूल प्रति मीटर क्यूब। ये एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा आ गई, ये हमें सूत्र भी मिल गया। अब मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए जिससे कि आपकी न्यूमेरिकल का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखिए, एक तार है जिसके ऊपर बल लगाया जाता है और बल लगाने से उसकी लंबाई में तो हमें कार निकालना। देखिए बल दिया हुआ है, इसमें बल अभी इसमें परिच्छेद क्षेत्रफल दिया हुआ है ए बराबर 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ इसमें लंबाई, इसकी प्रारंभिक लंबाई दी हुई है 2 मीटर, और जब हम बल लगा रहे हैं तो इसमें जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है वो 0.1 मीटर का हो रहा है। और यहां पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें इसको खींचने में कार्य निकालना है, इस तार को खींचने में हमें तार निकालना है। तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे। ये हमने एक छड़ ले ली, इसको हमने खींचा, इसकी प्रारंभिक लंबाई 2 मीटर है। इसको जब हमने खींचा इसको बल लगा करके, तो इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ x बराबर वो हुआ 0.1 मिलीमीटर, तो ये हो गया 0.3 मीटर। अब देखिए, अब इसमें हमें कार निकालना है। तो देखिए W बराबर सीधा सा सूत्र है 1/2 इंटू एफ इंटू एक्स। खींचने में किया गया कार, खींचने में किया गया कार। अब इसमें हमें F तो पता नहीं है, X पता है, तो हमें यह सूत्र पता है बाई इक्वल टू F/A इंटू L/X। तो यहां से हम F निकाल लेते हैं। F क्या होगा? बाई AX अपॉन L। इसको मान इसमें रख दीजिए, तो W बराबर 1/2 बाई AX अपॉन L इंटू एक्स। तो देखिए 1/2 बाई इंटू A इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन L। अब देखिए इसमें सब चीज दी हुई है, देखिए बाई भी दिया हुआ है, A दिया हुआ है, L दिया हुआ है, X दिया हुआ है। इसमें मान रख दीजिए 1/2 बाई दिया हुआ 2 × 10⁻11
इंटू ए दिया हुआ है 10⁻⁻⁶ अपॉन एल 2 मीटर इंटू 0.1 मिलीमीटर, तो 10⁻³ इंटू 0.1 10⁻³। तो देखिए 2 से तो ये 2 आराम से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2 गुणे यहाँ बचेगा 10⁻11 -6 -4 -4, ये -4 हो जाएंगे, ये भी -4 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे 10⁻, ये 6 और 4 10 14 -3 और 5.0 गुणे 10⁻⁻4 जूल। तो इस तरह से ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था और इसकी हम प्रत्याशित ऊर्जा भी यही कहेंगे, खींचने में जितना कार्य किया जाएगा वो इसकी प्रत्याशित ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जितना भी हम कार्य करेंगे वो उसमें संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। एक थोड़ा सा जिक्र है, मतलब थोड़ा सा जिज्ञासा है कि ये जो होता क्यों है ऐसा। देखिए पहले शुरू में हमारे अणु के बीच की दूरी निश्चित होती है और इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा होता है। जब हम इनके बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं अर्थात जब हम तार को खींचते हैं तो जो उनके बीच में अंतरा परमाणु बल लग रहा है उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है, वही जो कार्य होता है वो उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं, एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। इस तरह से हम प्रत्यास्थ ऊर्जा के जो प्रश्न है वो कर लेते हैं और आपको और भी प्रश्न दिए जाएंगे जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके साथ बाद ये एक चीज आती है कि कोई छड़ है उसको हम गर्म करते हैं, सिरों पर गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होता है उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है और लंबाई में परिवर्तन होगा तो वो क्या करेगी, बल आरोपित करेगी। इस तरह से देखिए जैसे ये छड़ है, ये स्थिर सिरे है और यहां पे एक छड़ रखा हुआ है, इस तरह से इसकी लंबाई L है, ठीक है। बाद में हमने क्या किया, इसको गर्म किया, ये परिशिष्ट क्षेत्रफल A है और गर्म कर रहे हैं इसको नीचे से इस तरह से, तो निश्चित है इसके ताप में वृद्धि जो होगी, वो होगी डेल्टा थीटा। इसका यंग बाद की लंबाई या अंतिम लंबाई होगी वो होगी L प्लस डेल्टा L। तो ये चीज हमें निकालनी है और इसका अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी तो ये इसके ऊपर बल आरोपित करेंगे, वो बल हमने मान लिया F। इसका A परिशिष्ट क्षेत्रफल है, बाई क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब देखिए हमने सूत्र एक ये तो पढ़ा है, बाई इक्वल टू F/A इंटू L/x। अब जो चूंकि लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो रही है तो यहां पर हम डेल्टा L ले लें, तो यहां पे जो हमारा F इक्वल टू आएगा वो बाई A डेल्टा L/L आएगा। अब जब रेखीय प्रसार गुणांक होगा तो ये हमें सूत्र पता है, LT इक्वल टू L 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा।
तो इसको हम लिखेंगे L प्लस डेल्टा L बराबर इसको L प्लस L अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। इसमें क्या होगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा L बराबर L अल्फा इंटू डेल्टा थीटा और डेल्टा L इक्वल अपॉन L इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये मान हम इसमें रख देंगे इसमें, तो सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर बाई ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये इतना बल आरोपित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि F किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, F निर्भर कर रहा है बाई पर निर्भर कर रहा है, F समानुपाती है A पर, F समानुपाती है अल्फा पर, F समानुपाती है डेल्टा थीटा पर। मतलब जितना बाई अधिक होगा तब भी बल अधिक होगा, A अधिक होगा तब भी बल अधिक होगा, अल्फा अधिक होगा तब भी बल अधिक होगा, डेल्टा थीटा अधिक होगा तब भी बल अधिक होगा। तो इस तरह से ये दोनों तरफ बल आरोपित करेगा और बल आरोपित करने से क्या होगा, उसमें तनाव पैदा हो जाएगा। यही देखो कारण होता है कि जब जो खंभे होते हैं उनमें जब सर्दी पड़ती है तो उनका लंबाई कम हो जाती है, तो तार हमारे खिंच जाते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो तारों में झुकाव पैदा हो जाता है। तो इस तरह से ये हमने आपको प्रत्यास्थता गुणांक से संबंधित कुछ चीज़ें बताई, जिसमें आपने ये सब चीज़ें पढ़ी। अब थोड़ा सा हम कुछ विशेष न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो अब आप जो अभी हमने सूत्र बताया था उस पर आधारित एक प्रश्न है। इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि एक क्षण है, इसका प्रारंभिक ताप θ1 है, θ1 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाद में इसको ठंडा किया जाता है तो इसका ताप θ2 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसका व्यास दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, तो इसकी हमने त्रिज्या निकाल ली R 1 × 10⁻³ मीटर। इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है 2 × 10⁻12 डाइन प्रति सेंटीमीटर। इसको हमने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में बदल दिया, क्योंकि हमें पता है कि 1 न्यूटन 10⁻5 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर होता है, या 1 डाइन 10⁻5 न्यूटन के बराबर होता है। इसी तरह सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में बदल दिया। ये हमारा अल्फा दिया हुआ है 11 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इसमें सूत्र जो हमारा होता है वो होता है F = बाई ए अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, और F = बाई है 2 × 10⁻12 इंटू ये हो जाएगा -1 इंटू ए हो जाएगा 3.14 × 10⁻6, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू अल्फ़ा है 11 × 10⁻6 इंटू ये हो जाएगा 20-10 तापांतर। तो इसको हल करेंगे, इनका गुणा हो जाएगा 6.28 × 11 × 10⁻11 × 10⁻6 × 10⁻6 × 10। तो देखिए ये 10⁻12 हो जाएंगे, तो इनको हम हल करेंगे तो 6.28 × 11 इंटू 10⁻11 -6 प्लस 1, तो ये 6.28 × 11। अब इसका हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, एक साइड से गुणा कर लेते हैं। 6.28 में 11 का गुणा किया तो 628 008 और ये 8 1 9 और 6, तो ये हो गया 9.08 न्यूटन, इतना बल लगेगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 50 मीटर लंबे एक स्टील गाटर का अनुप्रस्थित क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक गाटर है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, ये
L बराबर 50 मीटर। और इसका परिक्षेद क्षेत्रफल दिया हुआ है A बराबर दिया है 250 सेंटीमीटर के। मीटर्स के। इसका प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप दिए हुए हैं। इसको 5 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा हुआ 25 माइनस 5 बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है रेखीय प्रसार गुणांक और यंग प्रत्यास्थता गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक है अल्फा बराबर 11 × 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड और प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है 1.2 × 10⁻11 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये डाटा दिए हुए हैं। इन डाटाओं के आधार पर हम वही सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होगा, ये इसमें ताप की वृद्धि हो रही है तो बल हमारा इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। ये जो छड़ है वो इधर की तरफ बल लगाएगी। तो यहाँ पर होगा बाई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू बाई ए अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो ये बाई का मान रख लेंगे, बाई 2.0 × 10⁻11 इंटू ए 250 सेंटीमीटर इसके 10⁻4 और अल्फ़ा 11 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये 20 हो जाएगा। तो देखिए इनका गुणा करेंगे तो ये 500 × 11 इंटू 20 इंटू 10⁻11-10। तो ये 500, इसका हम और गुणा कर देंगे तो ये 10 × 11 इंटू 10⁻+1 तो 1100 इंटू 10 तो ये हो गया 11,000 न्यूटन। 1 2 3 4 न्यूटन इतना बल आरोपित होगा। तो देखिए